हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे जिला पंचायत की स्थायी समितियाँ। इससे पहले की जो जिला पंचायत की क्लास थी उसमें मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, निर्वाचन उनका कैसे होता है, किस तरीके से पद मुक्ति, ये सब पिछला वीडियो जो है उसमें है। आज का जो हमारा क्लास है वो है स्थायी समितियाँ या जिला पंचायत की जो समितियाँ हैं वो कौन कौन सी समितियाँ होती हैं। ठीक है, तो जिला पंचायत की स्थायी समितियां, जिला पंचायत की कितनी स्थायी समितियां हो सकती हैं। तो देखिए, जो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत में स्थायी समितियों की हम बात करें तो जिला पंचायत का जो स्थायी समिति है वो कुल 5 से 7 स्थायी समितियां हो सकती हैं। इतनी होनी है, मिनिमम 5 होना ही है और अधिकतम जो है वो 7 होना है। जिला पंचायत की समितियों के बारे में बात करें, लेकिन इससे ज़्यादा भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कलेक्टर की परमिशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो समितियां हैं ये सिर्फ 5 से 7, हाँ 5 से 7 जो है वो होनी चाहिए, मिनिमम 5 या अधिकतम 7 ये होनी चाहिए। लेकिन यदि कलेक्टर की परमिशन मिल जाती है या जिला पंचायत का स्तर थोड़ा सा बड़ा होता है और यदि जिला पंचायत को लगता है कि हमें कुछ और समितियां बनानी है तो कलेक्टर के अनुरोध से समितियां बनाई जा सकती हैं, कलेक्टर के परमिशन से, सॉरी, है ना। कुल इसमें जो सदस्य होते हैं, सदस्य की संख्या जो होगी वो 5 से 10 निर्भर करेगा, न्यूनतम 5 अधिकतम 10, समिति के आकार पे निर्भर करेगा और समिति का आकार वहाँ की जनसंख्या के आधार पे निर्भर होगा। इस तरीके से 5 या 10 सदस्य उसमें हो सकते हैं। अब ये सदस्य कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो प्रत्यक्ष तौर पे निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य हैं वो सदस्य होंगे और वो अधिकतम 3 समिति के हो सकते हैं। वो जो सदस्य होंगे अधिकतम 3 समिति के सदस्य। देखो, आज का जो क्लास है एकदम फैक्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, फैक्ट वाली जो क्लास है वो है और इसी फैक्ट वाले से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट वाली जितनी भी क्लास थी वो मैंने आपको पीछे बता दिया है ना। तो आप लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखना है, थोड़ा सा फैक्ट को तो आप याद करके चलो, उसको फैक्ट को रेगुलरली आप पढ़ते जाओ। आप रेगुलरली उसको पढ़ते जाओगे तो फैक्ट आपको फिर याद रहेगा, है ना। आप एक बेसिक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लो। सबसे पहले देखिए, सदस्य कैसे होते हैं, कैसे निर्वाचन होता है, कौन कौन सदस्य हो सकता है, सदस्य की क्या कंडीशन है, ये कॉन्सेप्चुअल है। अब जब भी हम फैक्ट की बात करते हैं या नंबरिंग की बात करते हैं तो वो फैक्ट है वो बदलेगा नहीं। जैसे समिति कितनी हो सकती है, 5 से 7 हो सकती है, ठीक है, 5 से 7 ही रहेगी या 5 से 7 हो सकती है। यदि ऑप्शन ऐसा है तो 5 से 7 हो सकती है, 5 से 7 ही रहेगी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि 7 से ऊपर भी हो सकता है कलेक्टर की परमिशन से। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आप पढ़ोगे तो फिर वहां से आपको रिजल्ट पता चलेगा, ठीक। दूसरे, वो सदस्य जो स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं, है नहीं। अब स्वतः सदस्य बनने वाले सदस्य कौन कौन है, स्वतः सदस्यता जिनकी है, जैसे जनपद पंचायत के अध्यक्ष है वो एक सदस्य बन गए, जैसे विधानसभा के सदस्य वहाँ उस एरिया के विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो बन गए, या वहाँ पे जो लोकसभा के सदस्य है वो बन गए, या राज्यसभा के सदस्य। वो जब सदस्य बनते हैं तो वो अधिकतम 2 समिति के सदस्य हो सकते हैं, याद रखेंगे। निर्वाचित जो सदस्य है, प्रत्यक्ष निर्वाचित जो सदस्य है वो 3 समिति के होंगे, और जो स्वतः ही सदस्य बन जाते हैं जिनके लिए हम निर्वाचन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इससे पहले जो सदस्यता बताया था उसमें जैसे लोकसभा क्षेत्र आ गया, पूर्णतः या आंशिक तौर पे आ गया, तो उसका जो सदस्य है, जैसे लोकसभा सदस्य है ना, तो वो यहाँ के जिला पंचायत के भी सदस्य होंगे, तो 2 समिति के वो सदस्य रहेंगे। लेकिन इन्हें बहुमत का, मत का अधिकार नहीं होगा, मत अधिकार नहीं होगा। तो याद रखेंगे, जो स्वतः ही चुने गए सदस्य हैं उन्हें मत का अधिकार नहीं होता है। अब मत का अधिकार नहीं है तो उनको रखने के पीछे कारण क्या है, तो उनको रखने के पीछे कारण ये होता है कि वो उस क्षेत्र विशेष के विकास के लिए कार्य करते हैं। हम जब वोट देते हैं, हमने विधायक चुना, तो विधायक जी क्या करेंगे, क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे।
लोकसभा के सदस्य हैं, सांसद चुना, तो वो भी क्या करेंगे, लोग उस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रतिनिधि है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही होते हैं। तो इस तरीके से, पर वो वहां पे मत देने के अधिकारी वो नहीं होते, वो जिस जगह के सदस्य होते हैं वहां के, जैसे विधानसभा का सदस्य है तो वो वहां मत देगा। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं, जैसे अध्यक्ष या समिति का उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये समिति के सदस्यों के द्वारा ही होता है। और समिति के सदस्य भी कौन सदस्य जो होंगे, वो जो निर्वाचित सदस्य है उस समिति के सदस्य हैं, उन्हीं के मत के द्वारा समिति का जो बहुमत होगा उसी के आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर दिया जाता है। वैसे ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लगभग आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा विवादित विषय नहीं है, समिति का एक अध्यक्ष आ जाएगा, निर्विरोध टाइप का ये हो जाता है। पर कई जगह मान लो ऐसा हो जाए तो वहाँ पे एक बहुमत वाली चीज़ आ जाएगी कि जो समिति बनी उस समिति से संबंधित जितने भी सदस्य हैं, जो चुने हुए सदस्य हैं, वो अपना मत देकर सदस्य बना सकते हैं। ठीक है, कुछ सदस्य जो है वो पदेन हो जाते हैं। पदेन सदस्य का मतलब ये है, पदेन अध्यक्षता, पदेन सदस्य नहीं, पदेन अध्यक्षता। पदेन अध्यक्षता कौन, जैसे जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है वो एक समिति का अध्यक्ष बन जाएगा, वो पदेन बनेगा। सामान्य जो कार्यवाही वाली जो समिति होती है जिसको सामान्य प्रशासन समिति कहते हैं, तो सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वो बन जाएगा, उसके लिए कोई चुनाव नहीं होगा। उसी तरीके से शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन बनेगा, जो उस जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा वो बनेगा। उसके बाद की जो बाकी समितियां हैं उन बाकी समितियों के लिए क्या होगी, फिर चुनाव की प्रक्रिया होगी, ये बहुमत के आधार पर तय किया जाएगा। ठीक है, इन समितियों का कार्यकाल कितने साल का होगा, तो इस समिति का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल कितने साल का होगा, जिला पंचायत का जितने साल का कार्यकाल होगा, जितने समय तक का कार्यक्रम होगा वो उतने समय तक का रहेगा। मैक्सिमम 5 ईयर्स, अधिकतम 5 साल। और यदि 5 साल से पहले विघटित हो जाता है तो समितियां भी विघटित हो जाएंगी, क्योंकि वहां के जो सदस्यता है वहां सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो जिला पंचायत का कार्यकाल जब तक रहेगा उस समिति के सदस्यों का कार्यकाल वहां तक माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि नया बन जाता है तो जिला पंचायत मान लो 2.5 साल में विघटित हो गया, तो 2.5 साल में मान लो 2.5 साल में ऐसा हुआ कि अध्यक्ष बदल गया। ठीक है, तो समिति के सदस्य भी, कुछ सदस्य तो ऐसे होंगे जो राजनीतिक तौर पे बदले जाएंगे, तो इस तरीके से वो चलता है। स्थायी सदस्यता वहां पे उनकी नहीं है, वो सदस्य चाहे तो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, तो सदस्यता मुक्ति कैसे होगी इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सदस्यता की मुक्ति कैसे होगी। सदस्यता की मुक्ति होगी त्यागपत्र के माध्यम से। अब ये सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो ये सदस्य अपना त्यागपत्र देंगे उस समिति के अध्यक्ष को। ठीक है, याद रखेंगे जो भी समिति बनती है, जैसे मान लो स्वास्थ्य समिति बनी तो स्वास्थ्य समिति का जो अध्यक्ष होगा उसको ये अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, लेकिन जो सामान्य प्रशासन संबंधी समिति का जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र नहीं देगा, क्योंकि वो तो जिला पंचायत का ही अध्यक्ष है, तो वो अपना त्यागपत्र वहां पे नहीं रख सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से सदस्यता की पद मुक्ति हो जाएगी, त्यागपत्र इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, समितियां कौन कौन सी होती हैं तो इसको देख लेते हैं भाई। पहली समिति होती है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरी समिति हमारी होती है शिक्षा समिति, तीसरी समिति हमारी होती है स्वास्थ्य, महिला, बाल कल्याण, चौथी समिति हमारी होती है कृषि समिति, पांचवी समिति हमारी होती है वन समिति, छठी समिति हमारी होती है सहकारिता,
और उद्योग समिति। सातवीं समिति होती है हमारा संचार और संकर्म समिति। समितियों का नाम आपको याद रहना चाहिए, कौन कौन सी समितियां होती है, और लगभग यही सारी समिति जनपद पंचायत में भी होती है ना। सामान्य प्रशासन संबंधी की हम बात करते हैं, देखो 7 टाइप की समिति होगी ना, इसके अलावा बनाना हो तो कोई और नाम से बनाया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर की परमिशन चाहिए। सामान्य प्रशासन समिति का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष कौन होगा? जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा वही उसका पदेन अध्यक्ष हो जाता है, ठीक। इसका सचिव कौन होगा? जो वहां का जो सचिव होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, जिला पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है, ठीक है, वही मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या इसको हम लोग बोलते हैं सीईओ, या इसको बोला जाता है सीईओ, ये वो ऑटोमेटिक सामान्य प्रशासन संबंधी का बन जाता है, ठीक है। सामान्य प्रशासन संबंधी के क्या क्या कार्य होते हैं? तो समस्त विकास कार्य सामान्य प्रशासन संबंधी का कार्य होता है। योजना बनाने का काम होता है मेन। सामान्य प्रशासन संबंधी का जो कार्य होता है वो है बजट देखना, लेख देख, वित्तीय कार्य जो है वो इसका रहेगा। योजना बनाने का कार्यक्रम जो है इसका रहेगा, ठीक है। ग्रामीण विकास का कार्यक्रम करना है तो वो इसका रहेगा। तो आप मान के चलो कि सामान्य प्रशासन संबंधी में विकास के जितने कार्य होते हैं वो कार्य आ जाएंगे, है ना, और बजट वाले जितने कार्य हैं, पैसे के लेन देन वाले जितने कार्य हैं वो कार्य आ जाते हैं। शिक्षा समिति, शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा वो होगा, और इसका सचिव कौन होगा? जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करेगा वो उसका सचिव होगा, ठीक है। यहाँ पे सचिव का निर्धारण, क्योंकि सचिव जो होता है वो एक सरकारी कर्मचारी है और ये जो है ये राजनीतिक, तो यहाँ पे इनका जो यहाँ जो बनेंगे अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जो है वो बहुमत से बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सचिव बनेगा उस सचिव का निर्धारण किसके द्वारा होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा होगा। तो सीईओ जिसको चाहेगा का मतलब वो सरकारी अधिकारी ही होना चाहिए, वहाँ का कोई सरकारी कर्मचारी होगा जो सचिव बनेगा। यहाँ से उठा के किसी व्यक्ति को वहाँ का सचिव हम नहीं बना सकते, ठीक है। स्वास्थ्य, महिला, बाल कल्याण, इसके लिए क्या होगा? मत होगा। कृषि वाले के लिए, अध्यक्ष के लिए मत होगा, बाकी सभी के लिए चुना जाएगा, मतलब चुना जाना है, लगाने वाला चुना नहीं भाई, चुना नहीं लगाना है, वो बनने के बाद उन लोग लगा देते हैं अलग बात है, पर इसको चुना जाएगा। निर्वाचित होंगे, बहुमत के आधार पर देखा जाएगा कौन अध्यक्ष बन सकता है। और सचिव का तो मैंने आपको कार्यक्रम बता दिया। क्या क्या कार्य होता है? शिक्षा समिति है तो शिक्षा समिति, देखो शिक्षा समिति का कार्य है जितनी भी शिक्षा से संबंधित नीति नियम बनाने का काम होता है वो शिक्षा समिति का होता है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित एक चीज यहाँ पे आता है, दुर्भिक्ष बोलते हैं इसको, ये भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। तो दुर्भिक्ष जो है ना, ड्राफ्ट बनाने का काम जो होगा वो भी शिक्षा समिति का ही कार्य होगा, शिक्षा समिति का ही कार्य होगा। और बाल कल्याण का जो कार्य होगा वो भी शिक्षा समिति का कार्य होगा। पौड़ शिक्षा हो गया, महिला एवं शिशु कल्याण का कार्य हो गया, वो भी शिक्षा समिति का कार्य होता है, ठीक है। महिला और शिशु कल्याण, ये आप याद रखेंगे, ये शिक्षा समिति का कार्य है। महिला और बाल कल्याण, ये महिला और बाल कल्याण का कार्य है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होगा, शिक्षा समिति में कुछ नाम आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, जैसे शिक्षा समिति में शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो तो शिक्षा समिति का है, लेकिन क्वेश्चन वैसा नहीं पूछा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ दिया महिला और शिशु कल्याण, महिला और शिशु कल्याण, तो महिला और शिशु कल्याण जो होगा वो शिक्षा समिति के अंतर्गत आएगा। महिला और बाल कल्याण जो होगा वो इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। कृषि में कृषि संबंधित जितनी भी कृषि पालन से संबंधित चीजें हैं वो कृषि संबंधित आएगी।
इसमें विद्युत उत्पादन जो कार्य होता है, ये मेन इसका याद रखेंगे। विद्युत से संबंधित जो भी चीजें हैं वो कृषि संबंधित समिति में आएगी। जैसे विद्युत उत्पादन संबंधी है, विद्युत शक्ति से संबंधित है, विद्युत वितरण वाले सब जो भी विद्युत से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो किस में आएंगी, कृषि में आएंगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। वन समिति, वन से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जैसे बाजार हो गया, ठीक है, बाजार बोल दो, भूमि विकास कार्यक्रम हो गया, लघु वन उपज विकास कार्यक्रम हो गया, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय उद्यान का जो कार्यक्रम है वो वन समिति में आएगा। तो वन समिति तो याद रहेगा। वन समिति जो है, उद्यान वाला जो कार्यक्रम है, बाग बागान वाला जो कार्यक्रम है, वन विकास का जो कार्यक्रम है, उसके अलावा पड़ती भूमि विकास का कार्यक्रम है, पड़ती भूमि विकास का कार्यक्रम है, ये जो है वन समिति में आएगा। देखो, कृषि समिति में पड़ती भूमि विकास का कार्यक्रम जो है, भूमि विकास का कार्यक्रम जो है कृषि भूमि में आएगा, लेकिन पड़ती भूमि जो है उसका कार्यक्रम जो है वो वन समिति में आएगा। मतलब एक तरीके से जो जंगल से रिलेटेड खेती किसानी वाली जो चीजें आएंगी वो वन समिति के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, सहकारिता समिति, 6वें नंबर की जो समिति है वो हमारी सहकारिता समिति है। सहकारिता समिति में जो सहकारिता और उद्योग समिति, तो उद्योग समिति में जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है ना, बड़े उद्योग नहीं, बड़े उद्योग तो राज्य सरकार का विषय है, कुटीर उद्योग हो गया या लघु उद्योग हो गया है, इस तरीके से उद्योग से संबंधित जो भी चीजें हैं वो इस उद्योग समिति के अंतर्गत आ जाएगी। संचार, संचार समिति में क्या होगा, ग्रामीण जल प्रदाय, जल की व्यवस्था करना, ये याद रखेंगे। जल प्रदाय कार्यक्रम, जल प्रदाय कार्यक्रम जो है, देखो जल शक्ति का कार्यक्रम जो है, विद्युत या जल शक्ति का कार्यक्रम जो है कृषि का है ना, जल शक्ति का कार्यक्रम किसका है, कृषि का है। ठीक है, और जल प्रदाय का जो कार्यक्रम है वो संचार का है। मतलब संचार समिति जो है उसका कार्यक्रम होता है जल प्रदाय का। तो इतने जो समितियां हैं और उन समितियों के कार्य मैंने आपको बता दी, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप जब भी वीडियो देखोगे नोट्स बनाते चलो, कौन कौन सी समितियां हैं, कैसी कैसी समितियां हैं। यदि आप कोई बुक रिफर कर रहे हो तो उस बुक में भी आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा। आप चाहो अच्छे से डिटेल में और पढ़ना है तो PDF डाउनलोड कर लो, उसमें हर एक जो पंचायत है उससे रिलेटेड पूरे कार्य वहाँ पे दिए गए। तो आप PDF डाउनलोड करके देखोगे तो उसमें आपको और अच्छे से डिटेल में मिलेगा। यहाँ तो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी और उससे बाहर शायद आता भी नहीं है, अभी तक तो नहीं आया है ना। तो आपको यदि और गंभीरता से डिटेल में जाना है, डीप में जाना है, तो थोड़ा सा मेहनत आपको एक्स्ट्रा वहाँ करना पड़ेगा। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है तो थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं एकदम क्लियर आप लोग को बता दूँ, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करो। यदि आपको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालना है तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपको एक ओवरव्यू वहाँ पे आपको पता चल जाता है। तो जो चीज़ें आपको पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड मटेरियल कहीं और से मिल जाता है आपको। हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी मटेरियल आपको दे दें और लगभग पूरी चीज़ें हम आपको दे भी देते हैं, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा। और जब आप एक्स्ट्रा मेहनत करते हो तो आप बार बार चीज़ों को पढ़ते हो और बार बार पढ़ोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता है। जब आप नोट्स बनाने के लिए चीज़ों को पढ़ते हो तो आप बहुत गहराई से पढ़ते हो, और जब नोट्स बनाना जरूरी होता है ना, नोट्स बनाओगे तो आप चीज़ों को गहराई से पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे तो आप उसके नोट्स अच्छे से कर पाओगे। और नोट्स बन गया तो फिर वो जो आपने गहराई से पढ़ा हुआ है वो भी आपके दिमाग में रहता है, उसकी एक पूरी स्टोरी, उसकी एक पूरी कहानी आपको पता चलती है, जिससे चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब समिति की बैठक, समिति की बैठक जो है महीने में एक बार होनी है। समिति की जो बैठक होगी उस बैठक को महीने में एक बार बैठक जरूरी है। ठीक, और सदस्यों का जो बहुमत है, बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अब 2 या 2 से अधिक समिति में मान लो किसी विषय को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसका निर्धारण किया जाएगा। जो जिला पंचायत की आम सभा बैठक होगी उसमें उसका निर्धारण किया जाता है।
ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। कभी कभी दो या दो से ज़्यादा संबंधी समिति में, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो हमने कार्य देखा है उसमें विवादित विषय है, जैसे महिला एवं शिशु कल्याण अलग, महिला और बाल कल्याण अलग, विद्युत शक्ति का अलग, विद्युत जल प्रदाय का अलग, तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति आ जाती है। तो जब ऐसी कोई स्थिति आती है तो जिला पंचायत की जो सामान्य बैठक होगी, उस सामान्य बैठक में जब सारे के सारे सदस्य रहेंगे तो उसमें फिर उस निर्णय को देख लिया जाता है कि कौन सा चीज़ होगा और कौन सी चीज़ अच्छे से होना है। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शिक्षा समिति में एक महिला और एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य जरूर होगा, एक फीमेल और एक एसटी या एससी का सदस्य होगा। इसमें ओबीसी के सदस्य के लिए वैसा तो कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन रखा जाता है ना। एसटी एससी सारे वर्गों को देखकर वहाँ पे बनाया जाता है। जैसे यदि अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनको भी एक स्थान दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ बनाया जाता है। पर जो प्रावधान है, प्रावधान में ये है कि एक महिला और एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो सदस्य होगा वो होना चाहिए। ठीक है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो अपने पदेन समिति के अलावा दूसरी समिति के सदस्य नहीं होंगे। जैसे सामान्य प्रशासन संबंधी का अध्यक्ष दूसरी समिति का सदस्य नहीं होगा, मतलब अध्यक्ष जो होगा वो एक सामान्य प्रशासन संबंधी का सदस्य होगा। ठीक है, तो उसके पास में दो पद हो गए, एक सामान्य प्रशासन संबंधी के अध्यक्ष का पद हो गया और एक पद कौन सा हो गया, जो जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद है, वो दो पद हो गए। उसी तरीके से उपाध्यक्ष की भी हम बात करते हैं तो उपाध्यक्ष के साथ भी यही केस है। ठीक है, बाकी जो सदस्य हैं वो तीन हो सकते हैं। जो निर्वाचित सदस्य मैंने आप लोग को बताया कि तीन होगा। ठीक, तो इस तरीके से यदि किसी मुद्दे को पुनर्विचार के लिए लाना है तो पुनर्विचार के लिए लाया जाएगा तो 6 महीने का समय उसके लिए चाहिए। 6 महीने के भीतर में पुनर्विचार के लिए लाना है तो उसके लिए 3/4 सदस्य का बहुमत आवश्यक है। तो इस डिजिट को थोड़ा सा याद रखना है, 3/4 सदस्यों का बहुमत जो है वो थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जिला पंचायत की जो समितियां हैं, इस तरीके से समिति है, क्या क्या समिति है वो मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया। इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं, जो हमारी अनुसूचियां हैं, अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं और कौन सा विषय जो होगा वो कितना होगा। तो चलिए 4 अनुसूची है, चारों अनुसूची के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। पहली अनुसूची है अनुसूची 1 का, जो पहली अनुसूची है अनुसूची 1 का, इसमें है ग्राम सभा द्वारा आरोपित कर, ग्राम सभा द्वारा आरोपित कर। ग्राम सभा कौन कौन से कर आरोपित कर सकता है। ठीक है, जैसे वहाँ की जो भूमि है, ग्राम सभा की जो भूमि है उसमें कोई कार्यक्रम होगा तो उसके लिए वो अपना एक कोई रेंट ले सकता है। ठीक है, प्रकाश से संबंधित व्यवस्था है, लाइटनिंग की व्यवस्था है तो लाइटनिंग की व्यवस्था के लिए वो कर ले सकता है। उस ग्राम सभा में कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है तो उसको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। इस तरीके से ग्राम सभा के। अनुसूची 2, अनुसूची 2 में है ग्राम पंचायतों द्वारा लिए गए वैकल्पिक कर। ये जो है ये अनिवार्य कर को बताता है, अनिवार्यतः लिया जाएगा और वैकल्पिक तौर पे लिया जाएगा। वैकल्पिक तौर पे लिया जाएगा मतलब ग्राम सभा चाहे तो ले सकता है और नहीं चाहे तो वो ऑप्शनल है, ग्राम सभा नहीं ले सकता है। ठीक है, तो जैसे पशुओं को लेके जाने वाली जो चीज़ें होती हैं, है ना, पशुओं से रिलेटेड जो कर होता है, तो बीच में ऐसा होता था कि मान लो किसी कोई पशु है जो रात में घूम रहा है, उसको एक जगह होता था जहाँ बांध के रख दिया जाता था, तो उसका एक टैक्स फीस, एक जुर्माना जो है वो स्वामी को देना पड़ता था। अभी भी आप लोग देखेंगे कि कई जगहों पे ऐसा होता है कि रात के समय में बहुत सारे
गाय बछड़े बैठे होते हैं। हमारे यहाँ तो वो गाय वाला एक कार्यक्रम चलाया भी जा रहा है, गोठान वाली व्यवस्था भी है, लेकिन इसके उपरांत में बहुत सारे गाय जो है वो बैठे रहते हैं। तो उनके स्वामी लोग जो हैं वो उनको छोड़ देते हैं, तो वो बेचारे क्या करेंगे, गांव बैठे रहते हैं। तो वैसी स्थिति में गांव ग्रामीण में पहले ये होता था कि उस स्वामी को जुर्माना देना पड़ता था। तो इस तरीके का कोई कर है तो वो जो कर होता है वो है वैकल्पिक कर। ठीक है, इसके अलावा जल कर है, ठीक है, धर्मशालाओं पे कर लिया जा सकता है, लोक प्रतियोगिता पे अस्थायी कर लिया जा सकता है, बैलगाड़ी स्टैंड या टांगा स्टैंड पर एक अस्थायी कर लिया जा सकता है। अब ये बैलगाड़ी स्टैंड या टांगा स्टैंड क्या होगा, जब मान लो कोई मेले या कोई उत्सव है तो उत्सव कहाँ पे लगेगा, तो वहाँ पे लोगों को एक टैक्स देना पड़ेगा, है ना। या फिर एक पार्किंग की व्यवस्था होती है ना, आप लोग देखे होंगे कि कहीं जाते हैं तो पार्किंग का एक टैक्स होता है। हालांकि शहरों में तो ठेकेदार के माध्यम से किया जाता है, गांव में भी ठेकेदार के माध्यम से। तो वो ठेकेदार जो है वो टेंडर के हिसाब से अपना ठेका ले सकता है। ठीक है, अनुसूची 2 का ग्राम सभा द्वारा आरोपित वैकल्पिक कर, ग्राम सभा द्वारा आरोपित वैकल्पिक कर, याद रखेंगे 2 का को, ये ग्राम सभा के द्वारा आरोपित कर है। जैसे मंडी कर, मंडी कर 1972 अधिनियम के तहत, ये थोड़ा सा अधिनियम याद रखना है, अधिनियम 1972 के तहत अनुसूचित 3 जो है ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य को ठेके पे दिया जाना। अनुसूचित 3 कहता है कि ग्राम पंचायतों के द्वारा कार्य को ठेके पे दिया जाए। जैसे पार्किंग की व्यवस्था है तो उसको ठेके पे दे के अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि सारे कार्य जो है वो ग्राम पंचायत अकेले तो नहीं, क्योंकि उसके पास उतने लोग भी तो होने चाहिए। तो किसी को ठेके पे दे दिए कि भाई तुम चला लो, हमको इतना पैसा दे दो, तो ये इस तरीके से। ठीक है, अनुसूची 4 जो है वो मिसलेनियस चीज़ें हैं। मिसलेनियस चीज़ें मतलब ये है कि धारा 53 की उपधारा 1 में कृषि विस्तार उससे संबंधित है, भूमि सुधार संरक्षण से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है, पशुपालन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, गरीबी उन्मूलन योजना जो है वो अनुसूची 4 के अंतर्गत आ जाएगी, पुस्तकालय बनाना है, पौड़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें जो मिसलेनियस चीज़ें हैं जो ग्राम पंचायत को करना है या किसी भी पंचायत को करना है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो अनुसूची 4 में आती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का एडीईओ का जो जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत की पंचायती व्यवस्था है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब आप यदि एडीओ की तैयारी कर रहे हैं या इसके साथ पीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा चीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ योजनाएं भी हैं जो पंचायत स्तर पर चलाई जाती है। तो जब आप योजनाओं का एक जब ओवरव्यू हम देंगे, ठीक है, जब योजनाएं पढ़ाई जाएंगी तो उसमें वो सारी योजनाएं कवर की जाती हैं। जैसे आप लोग जो मनरेगा वगैरह जब पढ़ रहे हैं तो उसमें जो योजनाएं आती हैं वो सारी योजनाएं जो है ग्राम पंचायत स्तर पे या जनपद पंचायत स्तर पे या जिला पंचायत स्तर पे जो जो योजनाएं आ रही हैं वो योजनाएं आप लोग का क्लियर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग का ये पंचायत वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मटेरियल आपको दिया गया है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मटेरियल को आप देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, रिजल्ट उसका निकालिए और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मेहनत मैं पहले भी बोल रहा हूँ, आप बुक पढ़िए, किताबें पढ़िए, किताबों के साथ थोड़ी सी दोस्ती करिए, आप पढ़िए। जब तक आप अपना ज्ञान नहीं बढ़ाओगे तब तक थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा आने का उम्मीद कम रहता है। ठीक है, चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय।